हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ साइंस के क्वेश्चन जो हेडमास्टर परीक्षा आरपीएससी द्वारा 2018 में पूछे गए थे। प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक है? आंसर दीजिए। विटामिन सी जो है वो घाव के भरने में सहायक है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी पानी में घुलने वाला विटामिन है और विटामिन सी को हम सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। विटामिन सी को सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। विटामिन सी जो है वो कोलाजन फाइबर के लिए जैव संश्लेषण का काम करता है। समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है? आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है मेटाफेज। देखिए चित्र में आपको नीले नीले से ये गुणसूत्र दिखाई दे रहे होंगे। तो क्रोमोसोम्स लाइन अप, यानी कि एक ही रेखा में क्रोमोसोम्स जुड़े हुए रहते हैं, उसे ही हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और अब बात करते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन की। तो इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है और इसे हम केंद्रक विभाजन कहते हैं। और विभाजन के दूसरे चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसे हम कोशिका द्रव्य विभाजन कहेंगे। विभाजन के अंत में मातृ कोशिका पुत्री कोशिका में बदल जाती है। ये चरण होते हैं इसके 2 समसूत्री विभाजन के। अगला प्रश्न, कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है। देखिए चित्र में जो बड़ा भाग दिख रहा है यह है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा जो ये अणु है, गोल गोल थैलीनुमा जो ये अणु है, इसे ही हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम की जो खोज थी सबसे पहले डुबे ने की थी और ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है, यानी कि इकहरी झिल्ली से बना हुआ है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो एकल झिल्ली आवंत कोशिकांग है जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल आदि का पाचन करता है। प्रश्न पूछा गया था उपापचय क्या है, यानी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इंग्लिश में बोलेंगे, ये क्या है? आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है जैव अणुओं का टूट जाना वह संश्लेषण उपापचय है। देखिए घबराने वाली बात नहीं है। उपापचय ये मेटाबॉलिज्म ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका शरीर जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है, इसे ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं या उपापचय कहते हैं। जो भोजन है उससे ऊर्जा जो बदलती है उसी को हम उपापचय कहते हैं। यह ऊर्जा मानव शरीर द्वारा रोजाना कार्यों में खर्च की जाती है। प्रश्न पूछा गया, पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रहे वाहनों को पकड़ने वाला यंत्र निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? डॉपलर पर, केर प्रभाव पर, थॉमसन प्रभाव पर या सीवेक प्रभाव पर? आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव पर यह यंत्र आधारित है। देखिए डॉपलर प्रभाव क्या है? जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपस में गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक हो सकती है। इसी को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं तो ट्रेन हॉर्न देती हुई आपकी तरफ आती है, तो हॉर्न की आवृत्ति का मान धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ट्रेन पास आ जाती है तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति और तेज बढ़ जाती है, और जब आपसे दूर जाती है तो धीरे धीरे ये ध्वनि की आवृत्ति जो है वो कम होने लगती है। और ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में आपेक्षिक गति के कारण जो कमी और अधिकता होती है, इसे ही हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। वाहन की गति मापने के लिए रोड के किनारे पुलिस किसी वाहन का स्पीड का मान ज्ञात करने के लिए एक मशीन का उपयोग करते हैं, और यह मशीन डॉपलर प्रभाव पर ही आधारित होती है। हवाई जहाज आदि की गति की गणना भी इसके आधार पर की जाती है। सूर्य की घूर्णन चाल और तारों का वेग भी डॉपलर प्रभाव के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। प्रश्न पूछा गया, मानव आँख का लेंस कैसा होता है? यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके। यहाँ सही आंसर है उत्तल लेंस होता है। जो मानव का जो नेत्र का जो लेंस होता है वो उत्तल होता है।
यह मानव नेत्र का चित्र है। यहाँ मानव नेत्र में आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस स्थित होता है। यह एक द्विउत्तल लेंस होता है। एक्चुअली यह द्विउत्तल लेंस होता है, और केवल उत्तल नहीं, यह द्विउत्तल लेंस होता है। यह प्रोटीन का बना होता है। यह पारदर्शी और मुलायम होता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पर आइरिस दिख रहा है आपको, और आइरिस के जो पीछे वाला भाग है, ये जो भाग है, यही है लेंस। अगला प्रश्न, वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? ऑप्शन में सोडियम सिलिकेट, कार्बनिक फॉस्फेट, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज या सोडियम परबोरेट। आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है सोडियम सिलिकेट। देखिए यह है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट एक चिपचिपा ग्लास है ये, और यह जो है सीमेंट या सुरक्षात्मक कोटिंग के रूप में, या फिर अंडों को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये चिपचिपा ग्लास सा जो दिख रहा है, यह है सोडियम सिलिकेट। प्रश्न पूछा गया, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? आंसर दीजिए। तो यहाँ सही है, एसपीएल सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। देखिए ये है पीएच स्केल, और इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन H+ की गतिविधि के लॉग के रूप में परिभाषित किया जाता है, लॉगरिदम। पीएच की अवधारणा जो है वो सबसे पहले 1909 में डेनिश रसायन शास्त्री सोरेनसन ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है इसमें। देखिए स्टील और स्टेनलेस स्टील में ये अंतर है कि साधारण स्टील की अपेक्षा में ये अधिक ताप सह सकते हैं। स्टील में ये गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसका जो संगठन है वो उसमें 15 से 20% तो क्रोमियम मिलता है, 8 से 10% निकेल मिलाते हैं, और साधारण स्टील इसमें मिलाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकेल दोनों को मिलाते हैं। प्रश्न पूछा गया, औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा जल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित खरपतवारों में से कौन सा उपयोगी पाया जाता है? हाथी घास, जलकुंभी, पार्थेनियम, जलधनिया। आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है जलकुंभी। जलकुंभी जो है वो औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा जल के प्रदूषण को नियंत्रित करता है। देखिए ये है जलकुंभी, आपने देखा भी होगा जलकुंभी को कई बार। जलकुंभी पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा है, और ये मूलतः अमेजन का है, अमेजन क्षेत्र का है, और अब जो कि पूरे विश्व में फैल चुका है। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। यह एक बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार भी है। यह जैव विविधता ह्रास का भी एक कारण है, जो अनेक जलीय प्रजातियों को अपनी उपस्थिति के कारण नष्ट कर देता है। तो ये जल प्रदूषण को रोकने में प्रभावी होता है।